सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के हमारे अतीत भाग 2 का पाठ 2 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। प्यारे बच्चों, एक समय ऐसा था जब इस उपमहाद्वीप में, इस देश के अंदर छोटे छोटे जो राज्य थे, छोटे छोटे जो क्षेत्र थे, उन्होंने सत्ता हासिल की। यानी उन्हें सत्ता का लोभ हुआ। आपस में संघर्ष करने के बाद उन्होंने राज्य बनाए और राज्य के बाद साम्राज्य बनाए। किस तरह से संघर्ष किया, क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आइए इस पाठ में पढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। कौन सी शताब्दी के बाद? 7वीं शताब्दी के बाद। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, उसमें 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के राजवंशों के बारे में बताया गया है। और इस चित्र में दिखाया गया है कि कौन कौन से वह स्थान हैं जहाँ पर इन राज्यों का, इन साम्राज्यों का आधिपत्य था। तो आप इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। आगे हेडिंग है नए राजवंशों का उदय, यानी नए राज्यों का बनना, नए राज्यों का शासन, नए राजा का शासन। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। बच्चों, कुछ ऐसे क्षेत्र हो चुके थे जिनके भूस्वामी होते थे, यानी कुछ छोटा क्षेत्र होता था, उनके कुछ भूस्वामी होते थे, उन पर शासन करते थे। यह लगभग 7वीं शताब्दी की बात है। राजा लोग प्राय इन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। राजा इन्हें क्या मानते थे? सामंत। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और सैन्य सहायता प्रदान करें। यानी ये जो सामंत होते थे, राजा इनसे उपहार लेते थे, इनकी सहायता लेते थे, युद्ध में इनकी सहायता लेते थे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। यानी जो सामंत होते थे ये कुछ विशेष क्षेत्रों को अपने में मिला लेते थे, इससे इनको उपाधि मिलती थी महामंडलेश्वर की या महासामंत की। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जिस राजा के अधिकार में है वो होते थे, उनसे वे स्वतंत्र होना चाहते थे, आज़ाद होना चाहते थे। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये चित्र है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, यानी दीवार पर बना हुआ चित्र। इस तरह का एक उदाहरण है दक्कन में राष्ट्रकूटों का था, यानी दक्षिण में राष्ट्रकूट एक भूस्वामियों का क्षेत्र था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कर्नाटक में कौन सा राजवंश था उस समय? चालुक्य। उसके अधीनस्थ थे, उनके अधिकार में आते थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। यानी चालुक्य राजाओं के अधिकार में एक भूस्वामी या राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग भी था। उन्होंने इनसे मना कर दिया कि हम आपके अधिकार में नहीं रहेंगे, हम तो स्वतंत्र होना चाहते हैं। बाद में क्या हुआ? उसे हराया और हिरण गर्भ, शाब्दिक अर्थ होता है सोने का गर्भ, एक नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। यानी बच्चों यहाँ बताया गया है कि कुछ ऐसा क्षेत्र, ऐसे लोग होते थे, ऐसे भूस्वामी होते थे जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे, लेकिन इस तरह के अनुष्ठान करने के बाद माना जाता था कि उनको अक्षत्रिय माना जाता था, अक्षत्रिय हो जाते थे। कुछ अन्य उदाहरणों में अगर लिया जाए तो उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। यानी जो उद्यमी परिवार होते थे, बिजनेसमैन फैमिली होती थी, उन्होंने युद्ध का सहारा लिया। मिसाल के तौर पर अगर लिया जाए तो कंदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। यानी ये पेशे से क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने परंपरागत कार्य को छोड़ दिया और शस्त्रों को अपनाया, अक्षत्रिय कार्य को इन्होंने अपना लिया।
कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। तो जो गुर्जर प्रतिहार थे, जो मयूर शर्मन थे, इन्होंने कर्नाटक में और राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए। उसके बाद है राज्यों में प्रशासन। जो राज्य होते थे उनमें प्रशासन कैसे किया जाता था, कैसे शासन किया जाता था, किस तरह की नीतियाँ होती थी, आइए पढ़ते हैं। इन नए राजाओं में से कईयों ने तो महाराजाधिराज, राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, तीनों भुवनों का स्वामी और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपने सत्ता की साझेदारी करते थे। यानी कुछ ऐसे राजा होते थे जो सबके चाहते होते थे और कई राज्यों को अपने में मिला लेते थे, तब उनको महाराजाधिराज की उपाधि दी जाती थी। और साथ में वे किसानों को, सामंतों को लेकर भी चलते थे, उनके बारे में भी सोचते थे, उनके लिए कुछ नीतियाँ बनाते थे। आगे देखते हैं। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। ठीक है, उत्पादक यानी वो अपने किसान जो होते हैं अपने खेत में, कृषि में नई नई फसलें उगाते हैं, जिससे वे फसलें पूरे जो देश होता है, पूरा जो राज्य होता है, वे उसको खाते हैं। पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए माना जाता था या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है जो टैक्स होता था कुल मिलाकर वह सभी देते थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कारीगर हो, चाहे वह कोई भी हो, सबको टैक्स देना होता था, सबको लगान देना होता था। अपनी वस्तु का कुछ भाग राजा के राजकोष में दिया जाता था। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। यानी इनके कारण ही राजा का जो राजकोष था वह मजबूत रहता था, हमेशा हरा भरा रहता था। साथ ही मंदिर और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। यानी जो पैसा होता था, जो ये लगान होता था, इससे मंदिर बनते थे, राज्य के अंदर कार्य होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों की प्रयोग की संभावना होती थी। यानी जो लगान में जो मिलती थी वस्तुएं, उनसे युद्ध भी किए जाते थे और युद्ध में जो अपना लाभ होता था, ऐसे युद्ध भी किए जाते थे। आगे है, राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र में विशेष व्यक्ति चिन्हित किए जाते थे जो राजस्व वसूल करते थे, टैक्स लेते थे। उसके बाद है, वह वंशानुगत होते थे, यानी वह अपने परिवार के उससे चलते थे। जैसे अभी ये इसका बच्चा आगे बनेगा, उसके बाद उसका लड़का बनेगा, तो इस तरह से वंश प्रणाली चलती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। आगे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो शब्दार्थ सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर, विजय योद्धा के रूप में, या विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। प्रशस्तियाँ होती थी बच्चों जिसमें राजा के बारे में लिखा होता था, राजा की वीरता के बारे में लिखा होता था, राजा के कार्यशैली के बारे में लिखा होता था। उसके बाद हेडिंग है, ये लिखा हुआ है, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। राजा ब्राह्मणों को क्या देते थे? भूमि देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे। क्या होते थे? जो प्रशस्ति होते थे ये तांबे के पत्रों पर लिखे जाते थे, जो भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। उसके बाद देखते हैं आगे लिखा हुआ है, हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चरगाह, एक गांव, बांबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नगार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें जिसे भूमि मिलती थी वह इस कर को वसूल कर सकता था। उसके बाद है 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य की भी रचना की गई जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। यानी लगभग 12वीं शताब्दी के समय एक संस्कृत महाकाव्य रचा गया जिसमें कश्मीर के जो राजा होते थे उनकी रचनाओं
उनके कार्यों के बारे में लिखा गया है। इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया है। तो किसने लिखा था ये? कल्हण। कल्हण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। जो इसने ये अभिलेख लिखा था, ये काव्य लिखा था, उसमें इन्होंने विभिन्न चीज़ों का इस्तेमाल किया। शिलालेखों से जानकारी ली, दस्तावेजों से जानकारी ली, और साथ में इतिहास की विभिन्न चीज़ें होती हैं उनसे उन्होंने सहायता ली, जब जा कर के इन्होंने ये लिखा था। उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखला गया है। यानी कुछ ऐसे काव्य शास्त्री होते थे जो उनके कार्यों की आलोचना भी करते थे। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। यानी तब यह ऐसा ग्रंथ था जिसके सामने कोई भी ग्रंथ बड़ा नहीं था, सब छोटे होते थे, शून्य होते थे। अब आगे है धन के लिए युद्ध। कुछ ऐसे युद्ध भी होते थे जो धन के लिए होते थे, संपदा के लिए होते थे। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। कहाँ था कन्नौज नगर? ये था गंगा घाटी में, गंगा की नदी के किनारे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। यानी कन्नौज एक ऐसा स्थित राज्य था जिसके लिए गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों वंश आपस में लड़ते रहते थे। ये अपना आधिपत्य उस पर स्थापित करना चाहते थे। क्योंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे और ये लड़ाई वर्षों तक चलती रही। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे तो मंदिर को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत ही अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि जो राजा होते थे आपस में लड़ते रहते थे, तो उनका ध्यान मंदिरों की तरफ भी रहता था, क्योंकि मंदिरों में अधिक संपदा होती थी, मंदिरों में बहुत सा धन होता था और वह इनको आकर्षित करता रहता था। साथ में जो विदेशी शासक यहाँ पर आए, उन्होंने सबसे पहले मंदिरों को ही अपना शिकार बनाया। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, ये कहाँ का था? ये अफगानिस्तान का था। ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है जिसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। प्यारे बच्चों, ये गजनी का जो एक शासक था, ये हमेशा इस उपमहाद्वीप के ऊपर नज़र गड़ाए रखता था, क्योंकि यहाँ पर संपन्न मंदिर थे, धन ज़्यादा था। और आपको पता होना चाहिए कि सोमनाथ का जो मंदिर है, जो गुजरात में स्थित है, यह इसी ने ही लूटा था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। जो गजनी यहाँ से धन लेकर गया था, उसने उसका प्रयोग या उपयोग अपने कार्यों में किया, अपनी राजधानी को बहुत वैभवशाली किया और उसमें विभिन्न प्रकार के कार्य करवाए। उसके बाद सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल बेरूनी ने इस तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। यानी यहाँ बताया गया है कि जो महमूद गजनी था, वह इस क्षेत्र को देखना चाहता था। वह देखना चाहता था कि इस क्षेत्र की संस्कृति कैसी है और किस तरह के लोग रहते हैं। तो उसने अल बेरूनी को यहाँ पर रोका और उससे कहा कि तुम एक ऐसा लेखा जोखा तैयार करो जिसमें इन चीज़ों के बारे में पता चले और इनके बारे में पता चले। आगे है, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे।
एक राजवंश के बारे में बताया गया है चामान, जिसको बाद में चौहान राजवंश भी बोला गया है, और इनका शासन क्षेत्र था दिल्ली और अजमेर। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा। कहाँ इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया? दिल्ली की पूर्वी और पश्चिम की ओर, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी, और इन्हें यहाँ पे गुजरात के चालुक्य राजवंशों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा। पश्चिम के उत्तर प्रदेश में गढ़वाल से इनको टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। आगे एक चित्र दिख रहा है आपको, यह चोल राज्य, नज़दीक से एक नज़र। इसमें आपको चोल राज्य का क्षेत्र बताया गया है, दिखाया गया है। उसके बाद है पुरैयूर से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। सबसे पहले एक छोटा सा परिवार था और ये कोई बड़ा राज्य नहीं था। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। यार के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारियों को हराकर उस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशंभू सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? चोल वंशों ने बनवाया। और इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर को बनाया था। और किसको हराया था? इन्होंने कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के जो महातत्व थे, कांचीपुरम के पल्लव राजाओं को हराकर चोल वंश की स्थापना की थी। आगे है विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांडियन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे कहा गया है? राज प्रथम 1985 में राजा बना और उसी ने इससे ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। अब आगे है हेडिंग भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। क्योंकि पहले जो राजा होते थे वो भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे और कांस्य जो धातु होती है उसकी मूर्तिकला भी बनाते थे, मूर्ति बनाते थे। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोन चोलपुरम के मंदिर बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। यानी इन राजाओं ने ऐसे ऐसे मंदिर बनवाए हैं जिनसे उनकी वीरता का, उनकी उपलब्धियों का पता चलता है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उनके लिए काम करते थे। यानी कुछ ऐसी भूमि होती थी जिसमें उपज होती थी और कुछ ऐसी भूमि होती थी जो विशेषज्ञ के लिए निर्वाह के लिए खर्च होती थी। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नृतक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़ी हुई शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। यानी मंदिरों के साथ साथ कांस्य की प्रतिमाएं भी बनी और ये बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई जाती थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। आगे आप चित्र देख रहे हैं, ये मंदिर चोल राजाओं के द्वारा बनाया गया है। ये बहुत ही भव्य मंदिर है और इसके ऊपर बहुत अच्छी कलाकारी की गई है। एक ये मूर्ति है, ये कांस्य की मूर्ति है और ये बहुत ही सुंदर ढंग से बनाई गई है, अनुपात में बनाई गई है। आगे है कृषि और सिंचाई।
चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। यानी इन्होंने कृषि में, खेती में बहुत सारा विस्तार किया, बहुत सारे विकास किए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेष चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इसे इलाकों में बड़े पैमानों पर खेती शुरू हो पाई। यानी 5वीं या 6वीं शताब्दी के आसपास ही यहाँ पर खेती की शुरुआत की गई थी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। यानी यहाँ पर खेती तैयार करनी थी, जगह तैयार करनी थी, इसके लिए जंगल काटे गए, ज़मीन को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। यानी कुछ ऐसे क्षेत्र होते थे जिनमें एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। ये एक जलद्वार है, जिसे होज भी कहते हैं, जिसमें पानी को रोक कर रखा जाता था। आगे है, कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से भी करना जरूरी था। कृत्रिम रूप से जैसे सिंचाई करते हैं हम, ट्यूबवेल से करते हैं, नहरों से करते हैं, तालाबों से करते हैं, तो इसे कृत्रिम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कैसे पद्धतियां? कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाता। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। यानी खेती के लिए क्या किया गया? सिंचाई की गई। सिंचाई कृत्रिम रूप से की जाती थी, यानी कुएं खोदे जाते थे और कुछ तालाबों में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता था, जिससे सिंचाई की जाती थी। अब आगे है साम्राज्य के प्रशासन। यानी जो साम्राज्य होते थे, राज्यों से बड़े होते थे, उनका शासन प्रणाली कैसी होती थी, किस तरह के वो प्रशासन करते थे। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे? उर। सिंचित खेती के साथ ही बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय काम करते थे। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो गांव होता था, गांव के जो समृद्ध गांव होते थे उनको नाडु कहा जाता था, और जो वहाँ की सिंचाई, जो सिंचित खेती होती थी, उसको उर कहा जाता था। इस वजह से ये बहुत ही कुशल और अच्छे गांव बस गए जो कर वसूलने का कार्य भी करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसान को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। यानी इसमें कौन सी जाति प्रमुख थी? वेल्लाल जाति। उनमें से कई धन भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। यानी वेल्लाल जो जाति थी वह राजा के प्रति दयालु थी, राजा के प्रति ईमानदार होती थी। इस वजह से राजा इनको एक अच्छी उपाधियां देते थे। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? आगे कि हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ। यानी ब्राह्मणों को उनके कार्यों के लिए राजा भूमि अनुदान करते थे, भूमि दान करते थे। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। इस वजह से क्या हुआ? राजाओं के पास ढेरों ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, उनकी बस्तियां बस गई और ये क्रमकांड किया करते थे। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत ही कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। यानी जो भूमि दान दिया जाता था, इनको मंदिरों की दीवार पर लिखा जाता था। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। आगे है तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तम मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है
कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। यानी एक तमिलनाडु का चिंगपुट जिला है, उसमें उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख मिला है, उसमें पता चला है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे होता था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न जातियां सम्मिलित होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम ताल पत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे, तामपत्र के छोटे टिकटों पर, और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे। और किसी छोटे लड़के को हर सम्मति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक लॉटरी जैसा काम होता था, जिसमें एक लॉटरी के तरीके से कार्य होता था और नाम का चुनाव किया जाता था।